हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जानकारी केवल प्रातःकालीन समाचार पत्रों के अवलोकन मात्र से प्राप्त नहीं की जा सकती। वस्तुतः ये ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सुनियोजित चिंतन की सबसे अधिक आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या राष्ट्रों के आपसी व्यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी ये मालूम करने का प्रयास करता है कि राष्ट्र सहयोग क्यों करते हैं, राष्ट्र युद्ध क्यों करते हैं, राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं, शांति के लक्ष्य की निरंतर दुआई देते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के आदेशों का पालन क्यों नहीं करते हैं, निशस्त्रीकरण के सिद्धांतों को विश्व शांति के लिए अनिवार्य मानते हुए भी राष्ट्र निरंतर शस्त्रीकरण क्यों करते हैं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में आस्था रखते हुए भी राष्ट्र अपनी विचारधारा का प्रसार क्यों करना चाहते हैं, राष्ट्रों के विरोधाभासी राजनीतिक व्यवहार और इस प्रकार के आचरण को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तत्वों एवं सिद्धांतों का विश्लेषण करना उपयोगी कार्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्रीय हित, संघर्ष एवं शक्ति। राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है, संघर्ष उसकी प्रकृति है तथा शक्ति उसका साधन है। परंतु इन तीनों तत्वों में संघर्ष या विवाद ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष या विवाद के बिना राष्ट्रीय हित और शक्ति जैसे तत्व महत्वहीन हो जाएंगे। किंतु इससे यह अभिप्राय नहीं है कि शक्ति, संघर्ष या विवाद ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है। जिन राष्ट्रों के हित परस्पर समान होते हैं उनमें सहयोग भी देखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों ही निहित है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष या विवाद का महत्व ज़्यादा है। इसका मूल कारण यह है कि सहयोग स्वयं विवाद से ही उत्पन्न होता है। समान उद्देश्य तथा समान हित वाले राज्य मिलकर अपने हित की सुरक्षा के लिए संगठन बनाते हैं और शत्रुओं से रक्षा के लिए संधियां करते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और संघर्ष की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्राय इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में कर लिया जाता है और इसी नाते अनेक विद्वान इनके मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं खींचते। हंस मॉर्गेनथाउ एवं केनेथ थॉमसन जैसे विद्वान इन दोनों नामों का अदल बदल कर प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि पामर एवं पार्किंस, बटर श्लाइचर एवं थियोटर ए कोलंबस जैसे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से पुकारना उचित समझते हैं। फिर भी इन दोनों के मध्य व्यापक अंतर मौजूद है जिसका वर्णन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है। फर्स्ट है स्कोप, यानी अध्ययन क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र बहुत सीमित है क्योंकि इसमें राष्ट्रों के मध्य विद्यमान केवल राजनीतिक संबंधों का ही समावेश होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संबंधों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कलेवर अध्ययन विशाल है। सेकंड, सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों का केवल वही पक्ष सम्मिलित होता है
जिसको शक्ति द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जब तक वो उद्देश्य कायम रहता है तब तक ही यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बना रहता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कोई निश्चित विषय वस्तु नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययनकर्ता के लिए उन बातों का ज्ञान होना भी आवश्यक है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जाता है। थर्ड, नेचर ऑफ स्टडी यानी अध्ययन की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से किया जाता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रकृति विश्लेषणात्मक होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक होती है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत निर्माण पर बल दिया जाता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घटनाओं का ब्यौरा ही प्रस्तुत किया जाता है। स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली हमें व्यापकता का बोध कराती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली एक विशेष प्रकार के संबंधों की घोतक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली इतनी अधिक व्यापक है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु शामिल हो जाती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों के समस्त आयामों का वर्णन आ जाता है, चाहे वह संबंध राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक, शांतिपूर्ण हो या युद्ध में। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली राष्ट्रों के केवल राजनीतिक संबंधों का ही विवरण प्रस्तुत करती है। दूसरे शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलुओं को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है, सभी पहलुओं को नहीं। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करता गैर राजनीतिक संबंधों से अब तक कोई सरोकार नहीं रखता, जब तक कि उनका राजनीतिक महत्व ना हो, अर्थात वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं करते हो। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुचि ले सकता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तभी रुचि लेगा जब उसमें राजनीति उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्थिक धमकियां, पुरस्कार एवं दंड जैसे राजनीतिक तत्व शामिल हो। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक उपविषय यानी सब डिसिप्लिन कहा जा सकता है। उपयुक्त अंतरों के बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे के नज़दीक बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। इन दोनों के मौलिक लक्ष्य समान है, क्योंकि दोनों ही विश्व में शांति स्थापित करने के लिए प्रयास है। साथ ही इन दोनों का संबंध अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से है। इसलिए हंस जे मॉर्गेनथाउ और केनेथ थॉमसन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल तत्व एवं गर्भ यानी कॉक्स मानते हैं, जबकि जेम्स रोजनाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण अंग माना है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं। फर्स्ट है परंपरागत परिभाषाएं। इन परिभाषाओं का दायरा अति सीमित है, क्योंकि इसके अंतर्गत मूलतः राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारक यानी फैक्टर के रूप में माना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तक ही सीमित है। मुख्य रूप से हंस जे मॉर्गेनथाउ, हेराल्ड स्प्राउड, बॉन डायक, थॉमसन आदि इसके मुख्य समर्थक है, जो इनकी निम्न परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है। फर्स्ट है हंस जे मॉर्गेनथाउ। मॉर्गेनथाउ के अनुसार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। सेकंड हेराल्ड स्प्राउड, स्वतंत्र राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों एवं हितों के आपसी विरोध, प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी प्रतिक्रिया एवं संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। थर्ड वॉन डायक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की सरकार के मध्य शक्ति संघर्ष है। नेक्स्ट है थॉमसन, राष्ट्रों के मध्य प्रारंभ प्रतिस्पर्धा के साथ साथ उनके आपसी संबंधों को सुधारने या खराब करने वाली परिस्थितियों एवं समस्याओं का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। नेक्स्ट है करंट डेफिनेशंस यानी समसामयिकी परिभाषा है। नवीन परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें राज्य के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नवीन कारकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देशांतर समूह यानी लॉन्गिट्यूड ग्रुप्स,
गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, कुछ व्यक्तियों आदियों को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें संघर्ष के साथ साथ सहयोग तथा राजनीति के साथ साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले अर्थात सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, विज्ञान एवं तकनीकी आदि पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। विभिन्न लेखकों की परिभाषाओं से यह आशय अति स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है। फर्स्ट है नॉर्मन डी पामर व होवार्ड सी पार्किंस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राष्ट्र, राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा समूहों के परस्पर संबंधों के अतिरिक्त और बहुत कुछ सम्मिलित है। ये विभिन्न स्तर पर पाए जाने वाले अन्य संबंधों को भी समावेश करता है जो राष्ट्र राज्य के ऊपरी और निचले स्तर पर मिलते हैं, परंतु ये राष्ट्र राज्य को ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का केंद्र मानता है। सेकंड है स्टेनले हॉफमैन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बटा हुआ है कि बाह्य नीतियाँ एवं शक्ति को प्रभावित करता है। एंड नेक्स्ट क्विंसी राइट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों के संबंधों को ही नियमित यानी रेगुलेट नहीं करता, अपितु इसमें विभिन्न प्रकार के समूह जैसे राज्य, लोक, गठबंधन, क्षेत्र, परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, औद्योगिक संगठन, धार्मिक संगठन आदि के अध्ययन को भी शामिल करना होगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप प्रारंभ से ही वर्तमान तक बहुत व्यापक हो जाता है। इसमें आज राष्ट्र राज्यों के साथ विभिन्न विश्व इकाइयों एवं संगठनों के अध्ययन का समावेश हो चुका है, परंतु इन सभी परिवर्तनों के बाद भी इन अध्ययनों का केंद्र बिंदु आज भी राष्ट्र राज्य ही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल समस्या राज्यों के आपसी संबंधों के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्थायी, रचनात्मक, विश्वव्यापी शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना है जिनमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान खोजना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्ति युक्त समाधान खोजना है। नेक्स्ट विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। विश्व राजनीति के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। आधुनिक विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से ही विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। एंड थर्ड विश्व राजनीति का आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग की अति आवश्यकता है और प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों, विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है। युद्ध के कारण की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों को यह विश्व प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। एंड नेक्स्ट विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रांडेट रासेल के अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी। विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन करने वाला विषय है। इसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। एंड नेक्स्ट विदेश नीति का अध्ययन करना। फेलिक्स ग्रास का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रकट रूप में राष्ट्रों की विदेश नीति के माध्यम से ही काम करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन से
विदेश नीति के अध्ययन की मांग काफी हद तक पूरी हो जाती है। नेक्स्ट, शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। हंस जे मार्गेंथेव के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। यानी मॉडर्न ट्रेंड अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर समझने की है। कई विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया है प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त शक्ति की वृद्धि करने, उसका प्रदर्शन करने आदि से संबंध रखता है। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह हमें बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं, और इस ज्ञान के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए किन किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किन को नहीं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में निष्कर्ष सामने आते हैं। फर्स्ट है, इन परिभाषाओं से एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसके बदलाव की प्रक्रिया अभी स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है, अपितु ये अपने विषय क्षेत्र के बारे में आज भी नवीन प्रयोगों एवं विषयों के समावेश से जुड़ी हुई है। सेकंड, एक अन्य बात ये उभर कर आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत जटिल है। इसके अध्ययन हेतु बहुआयामी यानी मल्टीफंक्शनल प्रयासों की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट, ये निश्चित है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही है, परंतु यह काफ़ी हद तक सही है कि इसके अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों, समुदायों, संस्थाओं आदि का अध्ययन करना अति अनिवार्य हो जाता है। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु विभिन्न स्तरों एवं आयामों का अध्ययन आवश्यक है, अतः इस विषयों का अध्ययन अंत अनुशासन की यानी डिसिप्लिनरी आधार पर अधिक कुशलतापूर्वक हो सकता है। एंड फिफ्थ, इसके अध्ययन हेतु नवीन दृष्टिकोणों यानी न्यू अप्रोचों की उत्पत्ति हो रही है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता है, उसके अध्ययन एवं सामान्यीकरण हेतु नए उपागमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जहां यथार्थवादी, व्यवस्थावादी, गेम थ्योरी, सौदेबाजी तथा डिसीजन मेकिंग उपागमों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार अब उत्तर शीत युग में उत्तर आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था, क्रिटिकल सिद्धांत आदि की उत्पत्ति हुई। भावी विश्व में भी वैश्वीकरण और इससे जुड़े मुद्दे पर नए उपागमों की कार्यरत होने की व्यापक संभावना है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप परिवर्तनशील है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश, कारकों एवं घटनाक्रम में परिवर्तन आएगा, इसके अध्ययन करने के तरीकों व दृष्टिकोण में भी परिवर्तन अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तन स्थायी ना होकर निरंतर है। इसके साथ साथ विभिन्न कारकों, स्तरों, आयामों आदि के कारण यह बहुत जटिल है। अतः इसके सुचारू अध्ययन हेतु बहुत स्पष्ट, तर्कसंगत, व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में विभिन्न बदलाव के बाद भी आज भी इसका मुख्य केंद्र राज्य ही है। मूलतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य अंतक्रियाओं यानी इंटरेक्शन पर आधारित होती है। प्रत्येक राज्य को अपने राष्ट्र हितों यानी नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में यानी उसके लिमिट में रहकर ही कार्य करने पड़ते हैं, परंतु इन कार्यों के कारण हेतु विभिन्न राज्यों में संघर्षात्मक व सहयोगात्मक यानी स्ट्रगल एंड कोऑपरेशन दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं, इनसे जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रमुख सामग्री होती है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण कारक शक्ति का अध्ययन है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कई दशकों तक, विशेषकर शीत युद्ध काल में, ये माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य शक्ति संघर्षों का अध्ययन करना मात्र ही है। यथार्थवादी लेखक विशेषकर मार्गेंथाउ तो इस निष्कर्ष को अति महत्वपूर्ण मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राज्यों के बीच शक्ति हेतु संघर्ष है। वे शक्ति को ही एकमात्र कारण मानते हैं जिस पर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अथवा परस्पर राज्यों के संबंधों की नींव टिकी हुई है। परंतु पूर्ण रूप से यह सत्य नहीं है कि शायद इसलिए हम देखते हैं कि शीत
युद्धोत्तर युग में शक्ति संघर्ष के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण बन गए। हाँ, इस तथ्य को भी पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता कि शक्ति आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अन्य कारक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन भी है। आधुनिक युग राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों का युग है। राज्यों के इन बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सैन्य, सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में सहयोग के मार्ग प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, नाटो, यूरोपीय यूनियन, दक्षेश यानी सार्क, आसियान, रेड क्रॉस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अध्ययन का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। नेक्स्ट है युद्ध और शांति की गतिविधियों का अध्ययन आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है। यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ना तो पूर्ण रूप से सहयोग तथा ना ही पूर्ण रूप से संघर्षों पर आधारित है, अतः मतभेद व सहमति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के भाग है। इन दोनों की उपस्थिति का अर्थ यहाँ युद्ध और शांति दोनों की प्रक्रियाएं विद्यमान है। विभिन्न मुद्दों पर आज भी राष्ट्रों के मध्य युद्ध के विकल्प को ही नहीं त्यागा है। शीत युद्ध के साथ साथ राज्यों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध आज भी हो रहे हैं, बल्कि वर्तमान विज्ञान के विकास व हथियारों के अति आधुनिकतम रूप के कारण आज युद्ध और भी भयानक हो गए हैं। युद्ध आज प्रारंभ होने पर दो राष्ट्रों के लिए भी घातक नहीं अपितु संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकते हैं। इसलिए युद्धों को रोकने हेतु शांति प्रयासों पर भी अत्यधिक बल दिया जाता है। इसलिए इन युद्ध और शांति के पहलुओं का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख अंग बन गया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं। ये प्रक्रिया केवल एक समय की ना होकर निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेश नीतियों का आकलन एवं अभिन्न अंग बन गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों की इन विदेश नीतियों के स्वरूप से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में भी बदलाव आता है। इन्हीं के कारण विश्व में शांति व सहयोग अथवा युद्ध की परिस्थितियों को जन्म मिलता है। न केवल वर्तमान बल्कि भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप भी इन्हीं राज्यों के आपसी संबंधों की प्रखरता एवं तनाव पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न विदेश नीतियों, अध्ययनों व आकलन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय है। नेक्स्ट, राष्ट्रों के मध्य सुचारू, सुसंगठित एवं सुस्पष्ट संबंधों के विकास हेतु कुछ नियमावली का होना अति आवश्यक होता है। अतः राज्यों के परस्पर व्यवहार को नियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता हेतु है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सुचारू स्वरूप एवं भविष्य के दिशा निर्देश हेतु भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को रोकना, शांति स्थापित करने, हथियारों की होड़ रोकने, संसाधनों का अत्यधिक दोहन न करने, समुद्र व आंतरिक को सुव्यवस्थित रखने हेतु आदि विभिन्न विषयों पर राज्यों की गतिविधियों को सुचारू करने हेतु भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का होना आवश्यक है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून का समावेश भी आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, राज्यों की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों का अध्ययन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, परंतु शीत युद्ध के संघर्षों के कारण 1945 से 1991 तक राजनीतिक मुद्दे ज़्यादा अग्रणी रहे हैं तथा आर्थिक मुद्दे अति महत्वपूर्ण हो गए हैं तथा राजनीतिक मुद्दे गौण हो गए हैं। वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में ज़्यादातर राज्य आर्थिक सुधारों, उदारवाद, मुक्त व्यापार आदि के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो गया है। आज संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक इकाई की बजाय विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। अतः राजनीतिक विचारधाराओं के स्थान पर नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं
उत्तर दक्षिण संवाद, विकासशील देशों में कर्ज की समस्या, व्यापार में भुगतान संतुलन, बाह्य पूंजी निवेश, संयुक्त उद्यम, आर्थिक सहायता आदि विषय अत्यधिक महत्व के हो गए हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन आर्थिक संस्थाओं, संगठनों व कारकों का अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप से ये स्पष्ट होता है कि इस विषय के अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बढ़ते विषय क्षेत्र के साथ साथ इसमें कार्यरत संस्थाओं एवं संगठनों का विकास भी हो रहा है। तीसरे, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आ रहे हैं जो मानवता हेतु ध्यानाकर्षण योग्य बन गए हैं। इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का दायरा भी विकसित होता जा रहा है। आज इसमें राजनीतिक ही नहीं बल्कि गैर राजनीतिक विषय जैसे पर्यावरण, नारीवाद, मानवाधिकार, ओजोन परत क्षीण होना, मादक द्रव्यों की तस्करी, गैर कानूनी व्यापार, शरणार्थियों व विस्थापितों की समस्या आदि भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं यानी एनजीओ की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। विभिन्न स्तरों पर राज्यों के विभिन्न मुद्दों से जुड़े कई स्थानीय व क्षेत्रीय संगठन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से इम्पैक्ट करते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में मात्र परंपरागत विषय क्षेत्र तक सीमित न रहकर समसामयिक विषयों को भी सम्मिलित कर लिया है। इसलिए इन सभी समस्याओं, संगठनों, पहलुओं आदि का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण हो गए हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र आज बहुत व्यापक व जटिल होने के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत विभिन्न परंपरागत कारकों के साथ साथ गैर परंपरागत कारकों का भी अध्ययन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास के चरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है बल्कि यह विषय 20वीं शताब्दी की उपज है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वुडरो विल्सन पीठ की 1919 में स्थापना से ही इसका इतिहास प्रारंभ होता है। इस पीठ पर प्रथम आसीन होने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर एल्फ्रेड जिरमन थे तथा बाद में अन्य प्रमुख विद्वान जिन्होंने इस पीठ को सुशोभित किया, जिनमें से प्रमुख थे C.K. वेबस्टर, E.H. कार, P.A. रोनाल्ड, लॉरेंस W. मार्टिन आदि। इसी समय अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली। अतः पिछली एक शताब्दी के इस विषय के इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो इस विषय में आए उतार चढ़ाव के साथ साथ इसके एक स्वायत्त विषय में स्थापित होने के बारे में जानकारी मिलती है। इस विषय में आए बहुआयामी परिवर्तनों ने जहाँ एक और विषय वस्तु का संवर्धन, समन्वय तथा विकास किया, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करके बहुत सी जटिल समस्याओं एवं पहलुओं को समझने में सहायता प्रदान की। केनेथ थॉमसन ने सन 1962 के रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को 4 भागों में बांटा, जिसके आधार पर इस विषय का सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित अध्ययन संभव हो सकता है। विकास के इन 4 चरणों में पोस्ट वॉर के 5वें चरण को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है डोमिनेंस ऑफ डिप्लोमेटिक हिस्ट्री यानी कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व प्रारंभ से 1919 तक। सेकंड, सामयिक घटनाओं समस्याओं का अध्ययन 1919 से 1939। एंड थर्ड, राजनीतिक सुधारवाद का युग 1939 से 1945। सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह 1945 से 1991। एंड फिफ्थ, वैश्वीकरण व गैर सैद्धांतिकरण का युग 1991 से 2003। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व प्रारंभ से 1919 तक। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व इतिहास, कानून, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग पहलुओं पर विचार करते थे। मुख्य रूप से इतिहासकार ही इसका अध्ययन राजनीतिक इतिहास
तथा अन्य देशों के साथ संबंधों के इतिहास के साथ रूप में करते थे। इसके अंतर्गत कूटनीतिज्ञों व विदेश मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा था। अंततः इसे कूटनीतिज्ञ इतिहास की संज्ञा भी दी जाती थी। E.H. कार के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व युद्ध का संबंध केवल सैनिकों तक समझा जाता था तथा इसके समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राजनयिकों तथा इसके अतिरिक्त प्रजातांत्रिक देशों में भी परंपरागत रूप से विदेश नीति को दलगत राजनीति से अलग रखा जाता था तथा चुने हुए अंग भी अपने आप को विदेश मंत्रालय पर अंकुश रखने में असमर्थ महसूस करते थे। 1919 से पूर्व इस विषय के प्रति उदासीनता के कई प्रमुख कारण थे। प्रथम, इस समय तक यही समझा जाता था कि राज्यों एवं युद्ध में गठबंधन उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे गरीबी हो बेरोजगारी। अंततः युद्ध विदेश नीति एवं राज्यों के मध्य परस्पर संबंधों को रोक पाना मानवीय सामर्थ्य के वश से बाहर माना जाता था। द्वितीय, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व युद्ध इतने भयंकर नहीं होते थे। तृतीय, संचार साधनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित थी। इस प्रकार इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की सबसे बड़ी कमी सामान्य हितों का विकास रहा। इस काल में केवल राजनीतिक इतिहास का वर्णनात्मक अध्ययन मात्र ही हुआ। परिणाम स्वरूप इससे ना तो वर्तमान तथा ना ही भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने को कोई मदद मिली। इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की पीठ की स्थापना रही। सेकंड, सामयिक घटनाओं समस्याओं का अध्ययन 1919 से 1939। दो विश्व युद्धों के बीच के काल में दो समांतर धाराओं का विकास हुआ, जिनमें से प्रथम के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिकता के प्रति प्रभुत्व को छोड़कर सामयिक घटनाओं समस्याओं के अध्ययन पर अधिक बल दिए जाने लगा। इसके साथ साथ अब ऐतिहासिक राजनीतिक अध्ययन को वर्तमान राजनीतिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया गया। ऐतिहासिक प्रभाव के कम होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु एक समग्र दृष्टिकोण का अभाव अभी भी बना रहा। इस काल में वर्तमान के अध्ययन पर भी तो बल दिया गया, लेकिन वर्तमान एवं अतीत के पारस्परिक संबंधों के महत्व को भी अभी भी पहचाना नहीं गया। इसके अतिरिक्त ना तो पोस्ट वॉर राजनीतिक समस्या को अतीत की तुलनीय समस्याओं के साथ रखकर देखने का प्रयास ही किया गया। शायद इसलिए इस युग में भी दो मूलभूत कमियां स्पष्ट रूप से उजागर रही। प्रथम, पहले चरण की ही भांति इस चरण में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सार्वभौमिक सिद्धांत का विकास नहीं हो सका। द्वितीय, आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अधिक सुस्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं बन पाया। इस प्रकार इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में बल देने की स्थिति में बदलाव के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला तथा ना ही इस विषय के स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र अनुशासन बनाने की पुष्टि हुई। एंड थर्ड फेज, राजनीतिक सुधारवाद का युग 1939 से 1945 तक। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का तृतीय चरण भी द्वितीय चरण के समांतर दो विश्व युद्धों के बीच का काल रहा। इसे सुधारवाद का युग इसलिए कहा जाता है। इसमें राज्यों द्वारा राष्ट्र राज्यों की राजसंघ की स्थापना के कायम से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई। इस युग में मुख्य रूप से संस्थागत विकास किया गया। इस काल के विद्वानों, राजनयिकों, राजनेताओं व चिंतकों का मानना था कि यदि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास हो जाता है तो विश्व समुदाय के सम्मुख उपस्थित युद्ध व शांति की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। इस उद्देश्य हेतु कुछ कानूनी व नैतिक उपागमों की संरचना की गई, जिनके निम्न मुख्य आधार थे। फर्स्ट, शांति स्थापित करना सभी राष्ट्रों का साझा हित, अतः राज्यों को हथियारों का प्रयोग त्याग देना चाहिए। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून व व्यवस्था के माध्यम से झगड़ों को निपटाया जा सकता है। एंड थर्ड, राष्ट्र की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून के माध्यम से अनुचित शक्ति प्रयोग को प्रतिबंधित यानी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड फोर्थ, राज्यों की सीमा परिवर्तन का कार्य भी
कानून व बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। इन्हीं आदर्शिक एवं नैतिक मूल्य पर बल देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी राष्ट्रसंघ की परिकल्पना की गई। इसकी स्थापना के उपरांत ये माना गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के मध्य शांति बनाने का संघर्ष समाप्त हो गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत शक्ति संतुलन का कोई स्थान नहीं होगा। अब राज्य अपने विवादों का निपटारा संघ के माध्यम से करेंगे। अंततः इस युग में न केवल युद्ध और शांति की समस्याओं का विवेचन किया, अपितु इसके दूरगामी सुधारों के बारे में सोचा गया। अतः अध्ययनकर्ताओं के मुख्य बिंदु भी कानूनी समस्या व संगठनों के विकास के साथ साथ इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को बदलना वाला रहा। अंत इस काल में भावनात्मक, कल्पनाशील व नैतिक सुधारवाद पर भी अधिक बल दिया गया, परंतु विश्व युद्ध के बीच इन उपागमों की सार्थकता पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहा। राष्ट्रसंघ की प्रथम एवं एक दशक 1919 से 1929 की गतिविधियों से जहां आशा की किरण दिखाई दी, वहीं दूसरे दशक 1929 से 1939 तक की यथार्थवादी स्थिति ने इन चरणों को बिल्कुल समाप्त कर दिया। बड़ी शक्तियों के मध्य असहयोग व गुटबंदियों ने शांति की स्थापना की बजाय शक्ति संघर्ष व्यवस्था को जन्म दिया। जापान ने मंचूरिया पर हमला करके जहां शांति को भंग कर दिया, वहीं इटली, जर्मनी और रूस ने भी विवादास्पद स्थितियों में न केवल राष्ट्रसंघ की सदस्यता को छोड़ी, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने की प्रक्रिया को और भी तीव्र बना दिया। इस प्रकार शांति, नैतिकता, कानून से विश्व व्यवस्था नहीं चल सकी, तो ईएचकार, क्विंसी आदि लेखकों के कारण यथार्थवादी दृष्टिकोण को विकल्प उपागम के रूप में बल मिला। फिफ्थ स्टेज है सिद्धांतीकरण के प्रति आग्रह 1945 टू 1991। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत परिवर्तनों से न केवल इसकी विषय वस्तु व्यापक हुई, बल्कि इसमें बहुत जटिलता यानी कम्प्लेक्स भी पैदा हो गई। शीत युद्ध कालीन काल में राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन तथा नए राज्यों के उदय ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को ही बदल दिया। परिणाम स्वरूप नए उपागमों यानी न्यू अप्रोचेस, आयामों, संस्थाओं व प्रवृत्तियों का सृजन हुआ, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सुनिश्चित हो गया। पूर्व चरणों का आदर्शिक, संस्थागत, नैतिक, कानूनी एवं सुधारवादी धाराओं की असफलताओं ने नए उपागमों के विकास की और अग्रसर किया। यह नया उपागम था यथार्थवाद। वैसे तो ईएचकार, श्रंजनबर्ग, क्विंसी, शुमा आदि लेखकों ने इस दृष्टिकोण को विकसित किया, परंतु हंस जे मॉर्गनथाउ ने इसे एक सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य हमेशा अपने हितों की पूर्ति हेतु संघर्ष रहता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने हेतु इस शक्ति संघर्ष के विभिन्न आयामों को समझना अति आवश्यक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सुनिश्चित व सुस्पष्ट विकास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की भी उत्पत्ति हुई। अब इस संगठन का स्वरूप मात्र आदर्शवादी व सुधारवादी न होकर महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में उभर कर आया। इसके अंतर्गत मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ साथ राज्यों के मध्य संघर्ष के कौन कौन से कारण है, विश्व शांति हेतु खतरे के कौन कौन से कारक है, शांति की स्थापना कैसे हो सकती है, शस्त्रों की होड़ को कैसे रोका जा सकता है, आदि कई प्रकार के प्रश्नों का समाधान ढूंढने के प्रयास भी किए गए। उपरोक्त दो प्रवृत्तियों के साथ साथ व्यवहारवाद की उत्पत्ति भी इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। व्यवहारवाद दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवस्था सिद्धांत की उत्पत्ति कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया गया। इस उपागम के अंतर्गत राज्य के अध्ययन हेतु 3 प्रमुख कारकों का अध्ययन किया जाना जरूरी माना गया। ये कारक थे: फर्स्ट, विभिन्न देशों की विदेश नीतियों को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन; सेकंड, विदेश नीति संचालन की पद्धतियां का अध्ययन; एंड थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं के समाधान उपाय का अध्ययन। उपरोक्त प्रवृत्तियों का मुख्य बल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतीकरण को बढ़ावा देना रहा। अतः इस युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के
सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करना अति महत्वपूर्ण कार्य रहा है। सिद्धांत निर्माण की इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनेक आंशिक सिद्धांतों जैसे यथार्थवाद, संतुलन का सिद्धांत, संचार सिद्धांत, गेम थ्योरी, सौदेबाजी का सिद्धांत, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण, व्यवस्था सिद्धांत, विश्व व्यवस्था प्रतिमान आदि का निर्माण हुआ। इन सिद्धांतों के प्रतिपादन के बावजूद इस युग में किसी एक सार्वभौमिक व सामान्य सिद्धांत का अभाव भी अभी बना रहा। एंड सिक्स स्टेज, वैश्वीकरण व गैर सैद्धांतिकरण का युग 1991 टू 2003। पोस्ट कोल्ड वॉर युग में सभी राष्ट्रों द्वारा एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ना प्रारंभ कर दिया, इसलिए अब वैश्वीकरण, उदारीकरण व मुक्त बाजार व्यवस्था आदि का दौर प्रारंभ हो गया। इस संदर्भ में न केवल आर्थिक मुद्दों को ही महत्व बढ़ा, अपितु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व और भी बढ़ गया। आज राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय सूची में काफ़ी नवीन यानी न्यू सब्जेक्ट का समावेश हो गया, जो राष्ट्रीय न रहकर अब मानव जाति की समस्याओं के रूप में उभर कर आए। वर्तमान विश्व की प्रमुख समस्याओं में आतंकवाद, पर्यावरण, ओजोन परत क्षीण होना, नशीले पदार्थों एवं मादक द्रव्यों की तस्करी, मानवाधिकारों का हनन आदि प्रमुख मुद्दे उभर कर सामने आए, जिनका राष्ट्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर की बजाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल निकालना अनिवार्य बन गया। सैद्धांतिकरण स्तर पर भी 1945 से 1991 तक के सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना के प्रयास को धक्का लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस संदर्भ में अब प्राथमिकताएं बदल गई। उत्तर आधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में पोस्ट अब सार्वभौमिक सिद्धांत की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐतिहासिक संदर्भ एवं प्राचीन परिवेश के प्रभाव को भी नकारा जा रहा है। अब स्वतंत्र मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, बृहत सिद्धांत गौण हो गए हैं। नए संदर्भ में आंशिक शोध अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। उदाहरण स्वरूप नारीवाद, मानवाधिकार, पर्यावरण आदि विषयों पर अधिक बल देने के साथ साथ चिंतन भी प्रारंभ हो गए हैं। अतः पोस्ट कोल्ड वॉर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप, विषय सूची एवं विषय क्षेत्र में भी परिवर्तन हो गया है। अब सामान्य सैद्धांतिक स्थापना पर भी अधिक बल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस बदले हुए परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अपितु स्वायत्तता की ओर से अग्रसर प्रतीत हो रही है और विषय की स्वायत्तता हेतु आशावादी संकेत दिखाई देते हैं। This is right now end of this video for the listening and thanks always God bless all. Dear friends, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।